नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को थर्रा कर रख दिया है। पिछले 48 घंटे से अगर सिर्फ एक मुद्दे के बारे में चर्चा हो रही है तो वो है आफ्ताब अमीन और श्रद्धा का पूरा मामला, जिसमें आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर, अपनी प्रेमिका की हत्या की। यह हत्या अभी नहीं बल्कि हफ्तों पुरानी है। बताया जा रहा है कि मई में यह हत्या हुई और इस शख्स ने, इस दरिंदे ने उस अपनी जो प्रेमिका थी, जो लिव इन पार्टनर था, एक साथ बिना शादी के लोग साथ में रहा करते थे, उस लड़की ने, बताया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में ये पता चला है कि लड़की ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो आफ्ताब ने उसको मारकर, उसको गला दबाकर उसके 35 टुकड़े कर दिए, फ्रिज में उन टुकड़ों को रखा और बारी बारी से जंगल में जाकर दफनाता रहा। ये मामला अब सामने आया है और इस मामले पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, जाहिर है इस पूरी हैवानियत से, इस पूरी दरिंदगी से जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं लोगों के, और वो सोच रहे हैं कि क्या वाकई सभ्य समाज में इस तरह के लोगों की कोई जगह है। तो ये तो एक सामान्य प्रतिक्रिया है जब आप एक इंसान इस तरह की कोई घटना को सुनता है जहां एक साइकोपैथिक व्यक्ति, एक दरिंदा अपनी उस व्यक्ति के साथ वो बर्ताव करता है जिससे वो प्रेम करने का दावा कर रहा हो, जिसके साथ वो जिंदगी बसर करने का वादा कर रहा हो, या कम से कम श्रद्धा ने ये सोचा होगा कि आफ्ताब उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है कि आप ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए भारतीय कानून के दायरे में, ताकि इस तरह की कोई घटनाएं पेश ना आए। लेकिन जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं, जो कुछ हम तजुर्बा कर रहे हैं पिछले एक दशकों में, उसमें अब इस पूरे मामले को एक प्रेमी और प्रेमिका, एक हैवानियत वाला मामला ना समझकर बल्कि पूरे तरीके से लव जिहाद के मामले में तब्दील कर दिया गया है कि आफ्ताब नाम का जो ये व्यक्ति है, इसने श्रद्धा का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो लव जिहाद करना चाहता था, क्योंकि वो उसे शादी के चंगुल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करना चाहता था। और बार बार हिंदू लड़कियों को चेताया जा रहा है कि वो इस तरह के आफ्ताबों से बचें ताकि वो श्रद्धा ना बन पाए। यहाँ बेहद हैरानी और अफसोस की बात है, और मैं साफ तौर पर बिना शब्दों को दबाए हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग श्रद्धा का जो ये हत्यारा है आफ्ताब, उसको इस पूरे मुद्दे को एक तरह से एक क्राइम, एक जुर्म का मामला ना बताकर, एक दरिंदगी का मामला ना बताकर, एक तरह का एक सामूहिक जुर्म, एक कलेक्टिव क्राइम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि इस जुर्म में पूरा मुस्लिम समुदाय शामिल हो। यानी कि आफ्ताब ने जब श्रद्धा की हत्या की तो ऐसा लगता है कि उसने भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से ये पूछा, उनसे उनकी सहमति हासिल की कि हाँ, मैं लव जिहाद करना चाहता हूँ, आप सबका समर्थन मुझे हासिल है, इस लड़की का मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। और धर्म परिवर्तन उसने नहीं किया या वो शादी के लिए दबाव डालने लगी तो उसकी हत्या कर दी। मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो इस तरह की बातें आगे रख रहे हैं, पूरी एक कौम को बदनाम करना चाहते हैं, एक व्यक्ति, एक दरिंदे की इस कुकर्म, मैं कहूँगी इस कर्म के लिए, तो वो पूरे तरीके से श्रद्धा और तमाम जो महिलाएं, और ख़ासकर मैं कहूँगी बहुसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं, जो तमाम तरीके के जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसा से लड़ रही हैं, उन तमाम महिलाओं के दुश्मन हैं ये लोग। ये महिलाओं के दोस्त नहीं हैं बल्कि दुश्मन हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इस पूरी घटना को एक तरह की, और इस महिला को भी, इस लड़की को, 26 साल की ये मासूम लड़की जो आफ्ताब के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, और उस हैवान ने उसे किस तरीके से 35 टुकड़ों में काट कर उसकी जो हालत की। मैं कहती हूँ कि कानून को सजा को अपना काम तो करना चाहिए, लेकिन साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को अगर देखा जाए तो किस तरीके से इसको जो लव जिहाद का पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये अपने आप में मैं कहना चाहती हूँ कि दुश्मन है ये लोग। महिलाओं के दुश्मन है, खासकर श्रद्धा के भी दुश्मन है, क्योंकि वो जो इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, कई बार ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, ट्विटर पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं लोग कि जब दूसरे मामले होते हैं तो क्यों ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम मामला है, जब लड़की मुस्लिम होती है तो क्यों कहा जाता है। यानी आप
या दलितों के साथ जब बलात्कार दलित महिलाओं के साथ होता है, हाथरस की घटना को बार बार सामने लाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहती हूँ, फिर इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगी कि क्यों हाथरस के मामले में, क्यों आसिफा जो जम्मू कश्मीर की थी उसके मामले में, क्यों बिल्किस के मामले में ये जरूरी है कि जो पीड़िता है उसका धर्म बताया जाए। ये मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और इस मामले में, श्रद्धा के मामले में, क्यों इस बात को जरूरी नहीं समझती मैं कि इसमें धर्म बहुत मायने रखता है, आफताब का या श्रद्धा का। अगर श्रद्धा की जगह कोई शहाना होती या शबाना होती तो क्या आफताब उसकी हत्या नहीं करता? ये महत्वपूर्ण सवाल है। जरूर पूछिए कि ये दरिंदा अगर इसकी जगह, श्रद्धा की जगह कोई मुस्लिम लड़की होती तो क्या उसकी हत्या वो नहीं करता या उसके साथ ये सुलूक नहीं करता? अभी देखिए आज ही की घटना, यानी कि तभी जब ये पूरा मामला चल रहा है आफताब और श्रद्धा का, तभी ये मामला आ गया है जबलपुर का, आपको ये बताने के लिए कि हैवानियत का और जो बर्बरता है और साथ साथ जिस तरह की दरिंदगी देखने को मिल रही है उसका कोई धर्म नहीं होता। उसमें जो पूरा आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, आपकी जबलपुर की ये घटना है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर ये व्यक्ति है, दूसरा दरिंदा है ये अभिजीत पाटीदार नाम का ये व्यक्ति है, जिसकी प्रेमिका शिल्पा झारिया, उसकी खून से लथपथ उसका शरीर, जिसका सर कटा हुआ था, ये व्यक्ति वीडियो बनाता है बाकायदा। यानी अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई तफ्तीश के बाद हमें पता चले कि इसकी हत्या किसने की है। ये पता ही इस वीडियो से चला है जो ये व्यक्ति कह रहा है बेवफाई नहीं करने का, इस तरह से बोल रहा है वीडियो में। उसके बाद ये कंबल उठाता है लाश के ऊपर से और कटा हुआ जो सर है वो दिखाता है अपनी प्रेमिका का और कहता है कि बेवफाई नहीं करने का। ये पूरा मामला आ रहा है जबकि पूरी दिल्ली का घटनाक्रम हमारे सामने है। ये भी लिव इन पार्टनर वाला मामला है और ये प्रेमिका वाला मामला है। मध्य प्रदेश का मामला आपको बताया जिसमें ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक हफ्ता तकरीबन इस घटना को हो चुका है और अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभिजीत पाटीदार की। खून से लथपथ ये बॉडी, मैं नहीं चाहती कि आप में से लोग इसको देखें, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे मालूम है आपने दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़रूर देखा होगा। जबलपुर की ये घटना है, इस वीडियो से ये पता चलता है। अगली बात जो कहता है अभिजीत, वो कहता है बाबू अब हेवन में फिर मिलेंगे। यानी उसे कोई पछतावा नहीं है, उसे कोई इस बात को लेकर दुख नहीं है, बल्कि बड़े ही गर्व और फख्र के साथ वो ये कह रहा है। इस मामले में दोनों, जो प्रेमी और प्रेमिका, हत्यारा और पीड़िता जिसकी हत्या हुई है, वो दोनों एक ही मजहब के मानने वाले हैं। इसके अलावा हजारों हमारे सामने इस तरह के घटनाक्रम हैं। जब ये पूरा मामला दरपेश हो रहा था, सामने आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एक पूरा तंदूर वाला मामला सामने आया, जिसे तंदूर कांड के नाम से बदनाम है ये पूरा मामला। जब ये सोशल मीडिया पे जब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई हिंदू लड़कों के भी इन्वॉल्व होने के ऐसे मामले सामने आए, तो बहुत सारे मामलों में, यहाँ डॉक्टर राकेश पाठक लिख रहे हैं कि देहरादून में इंजीनियर राजेश गुलाटी ने पत्नी के 72 टुकड़े कर दिए थे। सुशील शर्मा ने पत्नी नैना साहनी के टुकड़े कर तंदूर में भून दिए थे। इंदौर में हर्ष शर्मा ने पत्नी को कुत्ते की जंजीर से गला घोट दिया था, चाकुओं से गोद दिया था। गाजियाबाद में प्रीति शर्मा ने अपने पार्टनर फिरोज को मार दिया था। यानी इस पूरे मामले में जिस तरह से ये बताने की कोशिश हो रही है, इस बड़े मुद्दे को छिपाकर, कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरे मामले में वो है जो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो शादीशुदा जोड़ों के बीच में हो या फिर उनके बीच जो लिव इन पार्टनर हो या उनके बीच जो प्रेमी और प्रेमिका हो, जिसमें प्रेमी ये समझता है कि उस प्रेमिका के शरीर पर, उसके पूरे जीवन पर अब उसका अधिकार है, क्योंकि एक बार प्रेमिका ने ये कह दिया कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब उसकी पूरी जिंदगी भर वो गुलामी हो गई और जिस तरीके से वो चाहेगा अब उसे अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। जो जानी मानी नारीवादी कार्यकर्ता हैं, फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट कविता कृष्णन, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरे मामले को सामने रखा है। मैं वो बिंदु बताऊंगी जिसमें वो कह रही हैं कि इस मौके का इस्तेमाल लव जिहाद का पूरा ये प्रोपेगेंडा, इसको ना बढ़ाकर कैसे महिलाओं के हित में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। कविता खासकर इस बात पर जोर देती हैं कि कोई अकेला ऐसा मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात वो ये कह रही हैं कि हत्या से पहले की जो अलग अलग स्टेजेस हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है, कि इससे पहले कि इस लड़की की भी हत्या की गई, श्रद्धा की, इसमें ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट है, एक बड़ी दलील ये है कि श्रद्धा हो सकता है उसे इस बेदर्दी के साथ
न मारा गया होता, अगर उसके परिवार ने उससे किनारा न किया होता। एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम करती थी, उसके साथ रहती थी, परिवार ने पूरे तरीके से जो रिश्ता था वो तोड़ लिया था श्रद्धा के साथ, और ये भी शायद एक वजह रही होगी कि अपने परिवार के साथ के पास वो वापस नहीं जा पाई और शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तब इस दरिंदे ने उसका कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि डिटेल्स सामने आ रही हैं कि ये साइकोपैथिक जो आदमी है, ये दूसरी लड़कियों को भी लाया करता था अपने घर में, जबकि श्रद्धा का जो शव था उसके अलग अलग टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे। ये सब पुलिस का दावा है, जो कबूलनामा है उसमें सब सामने आ रहा है। तो मैं आती हूँ इस वक्त आसिफा के मामले पर, बिल्किस बानो के मामले पर, हाथरस की गुड़िया के मामले पर। हाथरस के पूरे मामले में ये बात साबित होती है कि जब दलित लड़की का बलात्कार और हत्या करने की जो कोशिश की गई वो इसलिए क्योंकि वो ऊंची जात के लड़के थे, और सीधे तौर पर इस मामले में ये साबित हुआ कि जात का, इसमें जो जात है, जो जाति है, उसका ये एंगल, ये कोण पूरे तरीके से साबित हो रहा था कि कैसे इस लड़की के साथ दलित होने की वजह से बलात्कार किया गया। जो 8 साल की आसिफा थी, सीधे तौर पे ये बताया गया कि जो बाकरवाल वहाँ समुदाय है उसको अपनी जगह से उखाड़ फेंकने के लिए, ताकि वो पूरा जो समुदाय है, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, मुस्लिम ट्राइबल्स थे जम्मू के, उनको वहाँ से हटा देने के लिए बर्बर तरीके से आसिफा के साथ बलात्कार और हत्या की गई। ये बात भी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। बिल्किस बानो के मामले में, जहां की बिल्किस बानो के साथ साथ उसके परिवार की तमाम महिलाओं के साथ जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ, और उसके परिवार, उसके पूरे खानदान के तमाम लोगों को कत्ल करके पूरी तरीके से तबाह कर दिया उसके खानदान को, इसलिए नहीं कि वो बलात्कारी ये चाहते थे कि सिर्फ बिल्किस कहीं दिख गई थी, मिल गई थी और उन्होंने उसका बलात्कार कर दिया। वो उसकी पूरी कौम को, उसके पूरे समुदाय को सबक सिखाना चाहते थे बिल्किस के जरिए, और बिल्किस की परिवार में जितनी महिलाएं थीं उनका बलात्कार और उनकी हत्या करके वो पूरे समुदाय को, कम्युनल राइट्स जब हो रहा था, सांप्रदायिक दंगा, तो वो सबक सिखाना चाहते थे उनको, जिस तरह से एक अपमान के तौर पर दिखाना चाहते थे, इसलिए बिल्किस का बलात्कार हुआ। तो इन मामलों में बहुत ज़रूरी है जहाँ के सांप्रदायिक कोण दिख रहा हो, जहां पर उस महिला की पहचान की वजह से ये काम किया जा रहा हो, ये अपराध किया जा रहा हो, तब जरूरी होता है, तब नहीं। जबकि मैंने आपको बताया, ये आपको जो मध्य प्रदेश का जो किस्सा है, खासकर उसी हफ्ते में ये तमाम चीजें आ रही हैं जब श्रद्धा और आफ्ताब का ये पूरा मामला आ रहा है। कविता कृष्णन इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे गिना रही हैं। वो ये कह रही हैं कि बिल्कुल सही वक्त है जबकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसा है महिलाओं के खिलाफ होती है, उसको उठाया जाए, लव जिहाद की बोगी को ना उठाया जाए। वो ये कह रही हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि महिला की हत्या में ज्यादातर मुजरिम पति होता है, शिकार पत्नी होती है, अपराध की जगह ससुराल होती है। ऐसा लगता है कि भारत में शादीशुदा महिलाएं अपने ससुराल के मुकाबले सड़कों पर कहीं ज्यादा महफूज हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट को ये कोट करके कह रही हैं। दूसरी बातें ये कह रही हैं, वो कई लोगों ने यहाँ ये भी सजेस्ट करने की कोशिश की कि लिव इन जो रिश्ता है ये खराब चीज है। अगर श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होती तो शायद उसकी इस तरह हत्या नहीं होती। इसकी काट इस आर्ग्यूमेंट की है कि लिव इन रिश्तों की तरफ या लव जिहाद की तरफ मोड़ना गलत है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, वो भी उदाहरण दे रही हैं, सुशील शर्मा ने पत्नी नैना साहनी की हत्या कर तंदूर में झोंक दिया था। बिहार में हेमंत यादव ने अपनी पत्नी की हत्या कर बोटी बोटी कर दिया था। ऐसा हत्याकांड करने वाले वो ये कहते हैं कि ये कोई वैश्य नहीं है, ये अलग तरह के लोग नहीं होते, बल्कि ये हमारे ही आसपास के आम जो हमारा समाज है, जो हमारा माहौल है, उसी माहौल से उपजे हुए, पनपे हुए और ज्यादातर ये पितृसत्ता की पैदाइश होते हैं ये पुरुष। और ये बिल्कुल मामूली साधारण लोग लगते हैं देखने में, हमारे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे आपके दोस्त भी हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि महिला की प्रेमी द्वारा हत्या होने पर मुद्दा ये बनता है, लेकिन हत्या से पहले जो घरेलू हिंसा होती है, उस घरेलू हिंसा की वजह कोई भी हो सकती है। घरेलू हिंसा की वजह हो सकती है दहेज, घरेलू हिंसा की वजह पितृसत्ता हो सकती है, पुरुषों का, मैं कहती हूँ जिस तरह से हम लगातार ये देखते हैं कि जो पावर बैलेंस है, जो असंतुलन होता है पुरुष और महिला के बीच, ये भी साफ तौर पर दिखता है, जिसमें पति अपना अधिकार समझता है कि महिला के साथ वो मारपीट कर सकता है, किसी भी हद तक मारपीट कर सकता है। उसे जो रोकने के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि उनका दुरुपयोग होता है। अगर महिला ने कोई पुलिस केस दर्ज किया है तो कहा जाता है कि झूठे हैं ये मुकदमे, ये फर्जी केस है, और इसीलिए सही समय पर जो हस्तक्षेप नहीं होता, इसीलिए महिला की हत्याओं को नहीं रोका जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात जो कविता कह रही है वो ये कि हत्या से पहले जब ये पूरा मामला चल रहा होता है, ये पारिवारिक कलेश होता है और जो घरेलू हिंसा का लगातार सामना करना पड़ता है महिला को, और आखिर में जाके मामला इस हद तक पहुंच जाता है, इस एक्सट्रीम हद तक पहुंच जाता है जहां उसकी हत्या हो जाती है। यानी उससे पहले
महिला को ये पता होता है कि अगर वो अपने पति को या प्रेमी को छोड़कर वापस समाज में लौटना चाहे तो जो एक सपोर्ट नेटवर्क है, जो सपोर्ट है उसे समाज से, परिवार से, वो नहीं मिलती। और कई मामलों में तो ये देखा है, लगातार तरह तरह की हम कहावतें सुनते हैं कि डोली जाती है और अर्थी आती है, यानी लड़की की डोली जाती है ससुराल और अर्थी वापस आती है। और ये सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हिंदू समुदाय या सिर्फ सिख समुदाय या एक खास समुदाय की बात हो। मैंने देखा है तमाम जो भारत में जिस तरह का एक परिवेश है परिवारों में, उनमें इस तरह की बातें पाई जाती हैं। इस तरह की मिसालें मैंने मुस्लिम समाज में भी सुनी है, इस तरह की मिसालें मैंने ईसाई समाज में भी सुनी है, जहां पर महिला को एक तरह से एक स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश होती है अगर वो अपना जो अब्यूजिव हस्बैंड है या लवर है उससे अगर वो किनारा करके अपनी अलग जिंदगी बनाना चाहती है। तो वो जिस तरह से ये कह रही हैं कि पूरा जो सपोर्ट ग्रुप है, जो हेल्पलाइंस हैं, वो पूरे तरीके से काम नहीं करती हैं, जो समाज है वो सपोर्ट नहीं करता है। और किस तरीके से इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जो बार बार एक समुदाय के ऊपर लादने की जो कोशिश है, और मैं कार्यक्रम में आखिर में ये दलील मैं देना चाहती हूँ कि क्या इस पूरे मामले को जो एक समुदाय के गले मढ़ने की कोशिश हो रही है, जैसे मैंने कहा कि क्या 20 करोड़ लोग इस बात पे सहमत हैं कि हाँ ठीक है आफ्ताब, मार दो तुम श्रद्धा को, हाँ ठीक है उसके 35 टुकड़े करो, हाँ नया फ्रिज लेकर आओ, उसमें उन टुकड़ों को डालो और जाके जंगल में दफना दो, या और दूसरी लड़कियों को लेकर आओ, जबकि श्रद्धा का जो शरीर है वो फ्रिज में मौजूद हो। ये पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की घटिया कोशिश है, मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने एक भी आवाज नहीं सुनी जिसमें ये कहा गया हो मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति की तरफ से, प्रभावशाली जो लोग हैं, पब्लिक जो पर्सनैलिटीज हैं, उनकी तरफ से कहा गया हो, कोई राजनीतिक दल ने ये बात कही हो कि आफ्ताब को सजा नहीं मिलनी चाहिए, आफ्ताब की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, आफ्ताब के फेवर में किसी ने रैलियां निकाली हो, तिरंगा रैली निकाली हो, या कोई हरे रंग के झंडे की कोई रैली निकाली हो। ये मैंने नहीं सुना, या कोई भी इस बात की कोशिश कर रहा हो कि इसको बचाया जाए। सिर्फ एक आवाज में बात ये हो रही है कि आफ्ताब को सजा मिलनी चाहिए। तो मैं कार्यक्रम में आखिरी बात आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो इस पूरे मामले को लव जिहाद का रंग देना चाहते हैं, वो श्रद्धा के भी दुश्मन हैं, वो हिंदू महिलाओं के भी दुश्मन हैं, और वो सारी महिलाओं के दुश्मन हैं। वो सिर्फ महिलाओं को अपने एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।